तो हम अभी ईसीजी में साइनस रिदम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिदम्स के बारे में देखेंगे कि कितना कैसा कैसा रिदम्स होता है और ईसीजी में वो कैसा यूजफुल होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइनस रिदम से। तो साइनस रिदम हम किसे कह सकते हैं? तो साइनस रिदम सबसे पहला हमें उसे कहते हैं जो कि ऐसे नोट से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, हार्ट में जो इम्पल्स होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ऐसे नोट से। तो जब भी इम्पल्स अगर ऐसे नोट से प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर पी वेव का फॉर्मेशन होता है। जो पी वेव होता है अगर वो क्यू आर एस टी से फॉलोड रहेगा, मतलब पी क्यू आर एस टी वेव एक कांस्टेंट इंटरवल पे आते रहेंगे, जो कि जो इम्पल्स निकला होगा ऐसे नोट से, तो ऐसा इम्पल्स को या फिर ऐसे रिदम को हम क्या कहेंगे? तो साइनस रिदम कहेंगे। तो साइनस रिदम का जो हार्ट रेट की होगा वो कितना होता है? तो नॉर्मली हार्ट रेट होता है 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट, और जो हार्ट रेट होता है वो कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेगल टोन से। तो वेगल टोन क्या होता है? तो वेगल टोन यानी कि वेगस नर्व की एक्टिविटी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो 10th क्रेनियल नर्व है उसे हम वेगस नर्व बोलते हैं, जो कि नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के। तो उसके जो स्टिमुलेशन पे अगर उसका स्टिमुलेशन किया जाता है तो वेगस नर्व का एक्टिविटी अगर इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट उस हिसाब से डिक्रीज होता है। और ये नॉर्मली किसी कॉन्शियस पेशेंट के अपने हाथ में नहीं होता है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। पार्ट जैसे जैसे ही हमारे बॉडी में चेंजेस होता है उस हिसाब से हमारा इंटरनल माइंड इसे कंट्रोल करता है। ये एक कॉन्शियस अपने हाथ में नहीं होता कि हम कभी भी हार्ट रेट कम या ज़्यादा कर सके या फिर वेगल टोन या वेगस नर्व की एक्टिविटी को बढ़ा सके या कम कर सके। तो ये हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होता है। तो इस तरह से साइनस रिदम के बारे में हमने समझा। दूसरा क्या है? साइनस अरिथमियास। तो जैसे कि मैंने बोला, साइनस का मतलब क्या होता है कि साइनस यानी कि जो कि पी वेव जिस ईसीजी में आता है उसे हम साइनस कहेंगे, और उसका जो इम्पल्स होता है वो कहाँ से आता है? ऐसे नोट से। तो साइनस अरिथमिया, अरिथमिया मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इरेग्युलर बीट्स अगर आता हो तो उसे हम अरिथमियास कहते हैं। तो साइनस अरिथमिया कैसा होता है? इसमें पीक्यूआरएसटी वेव का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन इसमें जो बीट्स आते हैं वो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे नहीं आते हैं, वो कभी आगे पीछे इरेग्युलरिटी के हिसाब से बीट्स आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनस अरिथमिया। तो साइनस अरिथमिया में कैसा होता है कि हार्ट रेट बढ़ता है कभी इंस्पिरेशन में, जैसे जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वैसे हार्ट रेट बढ़ता है, और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं मतलब एक्सपीरेशन करते हैं तो वैसे वैसे हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो इसमें हमें ईसीजी में कैसा दिखता है? तो ईसीजी में हमें कुछ इस तरह दिखता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बीच बीच में उसके जो 2 आरआर इंटरवल का स्पेस होता है वो कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। जैसे कि अभी ये एक PQRST वेव है तो दूसरा ये PQRST वेव आएगा, तीसरा आएगा। तो कैसा देगा कि ये जो 2 स्पेस के बीच का इंटरवल होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। जब हम सांस लेते रहेंगे तो ये 2 जो स्पेस होगा, आरआर इंटरवल जो 2 होगा उसका साइज है वो कम होते जाएगा। वो क्या होगा? कम होते जाएगा। और जैसे जैसे हम सांस बाहर छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे ये 2 आरआर इंटरवल के बीच का जो साइज है वो हर एक बीट में बढ़ते जाएगा, तो हमें इरेग्युलरिटी उसमें देखने को मिलेगा। ये इंक्रीज कैसे होता है? मतलब साइनस अरिथमियास जो आते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज की वजह से होते हैं? तो सबसे पहले इंक्रीज होता है वेगोटोनिक प्रोसीजर। वेगोटोनिक प्रोसीजर यानी कि वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अगर किया जाए तो उसके वजह से, या फिर ओवर एक्टिविटी वेगस नर्व का किया जाए तो उसके वजह से जो साइनस अरिथमियास है वो इंक्रीज होते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? तो अगर कैरोटिड मसाज देते हैं, साइनस अरिथमिया का पेशेंट है और उसे हम अगर कैरोटिड मसाज देंगे, कैरोटिड मसाज यानी कि अपना जो कैरोटिड आर्टरी रहता है उसको हल्का सा रब करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरोटिड मसाज कहते हैं। तो कैरोटिड मसाज अगर देंगे तो वो एक वेगोटोनिक प्रोसीजर है, वो वेगस नर्व को और एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से जो साइनस अरिथमियास है वो इंक्रीज होने लगेंगे। दूसरा डिक्रीज कब होता है साइनस अरिथमिया? वेगोलाइटिक प्रोसीजर में। जैसे कि हमने कहा कि कैरोटिड मसाज पे या फिर वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पे वो इंक्रीज होता है, तो अगर वेगोलाइटिक प्रोसीजर का मतलब होता है
इंटरप्शन ऑफ द इम्पल्स, मतलब अगर कोई भी इम्पल्सिस है उसको इंटरप्ट किया जाए, बीच बीच में स्टॉप किया जाए, तो उसकी वजह से इसका साइनस अरिथमियास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारा बीच बीच में सांस कंट्रोल नहीं होता है, बीच बीच में थोड़ा सांस रुकता है, फिर से जोर से सांस आता है, तो ये इंटरप्शन होता है इम्पल्स में। तो जब ऐसा इंटरप्शन होगा या फिर वेगोलाइटिक ऐसा कोई प्रोसीजर होगा, तो उससे क्या होता है, साइनस अरिथमियास कम होते हैं। तो ये हमने साइनस रिदम और साइनस अरिथमियास के बारे में देखा। तीसरा क्या है, साइनस टैकीकार्डिया। अभी साइनस या साइनस का जैसे कि मैंने मतलब बताया कि साइनस का मतलब क्या होता है कि अगर इम्पल्स ऐसे नोड से निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। और ईसीजी में अगर पी वेव का फॉर्मेशन होगा तो वो साइनस होता है। तो साइनस टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, तो टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट। क्या होता है, जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो उसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे। तो इंक्रीज होना यानी कि कितना इंक्रीज होना, तो जैसे कि हमने नॉर्मल देखा, तो नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो टैकीकार्डिया में क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाता है, 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होता है, यानी कि उतना फटाफट हार्ट पंप करने लगता है। तो साइनस यानी कि PQRST वेव फॉर्म होता है, उसमें इम्पल्स ऐसे नोड से ही आते हैं, लेकिन जो इम्पल्स है वो काफी स्पीड में आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइनस टैकीकार्डिया। अभी साइनस टैकीकार्डिया हमें ईसीजी में कैसे पता चलता है, तो जैसे कि ये हम देखेंगे कि ये PQRST जो वेव है, अगर इसके बीच का जब भी साइनस टैकीकार्डिया में होगा पेशेंट, तो जो ये दो कंसेक्यूटिव आरआर इंटरवल है, ये दो आरआर इंटरवल का जो स्पेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आरआर इंटरवल काफी फटाफट आएंगे, जल्दी जल्दी कुछ कुछ इंटरवल्स पे आते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिया है। और जब पी वेव का फॉर्मेशन होने लगेगा तो इससे ये पता चलेगा कि पेशेंट साइनस रिदम में है और उसे टैकीकार्डिया, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, साइनस टैकीकार्डिया। अभी साइनस टैकीकार्डिया हमें कब देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला देखने को मिलता है एक्सरसाइज में, हम एक्सरसाइज करते हैं तो देखने को मिलता है। दूसरा इमोशन, अगर कोई काफी इमोशनल रहेगा तो उसमें अब अपने को टैकीकार्डिया देखने मिलेगा। सीवियर एनीमिया के केस में देखने मिलेगा। CCF मतलब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, तो कार्डियक फेलियर के केस में देखने मिलेगा। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, कभी भी फीवर रहेगा तो बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसका मैकेनिज्म चलता है, तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। फिर पेन होता है, पेन में भी इम्पल्सिस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। और उसके बाद होता है प्रेगनेंसी में होता है। और एक होता है एट्रोपिनाइजेशन। अभी एट्रोपिनाइजेशन वर्ड हम कभी कभी देखते हैं, जैसे कि हमने कभी OPP पॉइजनिंग का पेशेंट देखा होगा, तो बोलते हैं कि जो OPP पॉइजनिंग का पेशेंट है उसे एट्रोपिन दिया जाता है, एट्रोपिनाइज किया जाता है, यानी कि उसका हार्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाता है, तो उसमें सलाइवा कम निकलता है और ऐसा काफ़ी सारी चीज़ रहते हैं, प्यूपिल्स डायलेट होने लगते हैं। लेकिन हमको एट्रोपिनाइजेशन का मतलब क्या समझना है, तो सिर्फ साइनस टैकीकार्डिया भी हमें देखने को मिलता है उसमें। चौथा चीज क्या है, तो साइनस ब्रैडीकार्डिया। जैसे मैंने बताया कि साइनस टैकीकार्डिया में जो हार्ट रेट होता है वो 100 से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं साइनस टैकीकार्डिया। उसी तरह साइनस का मतलब होता है पी वेव फॉर्मेशन इन ईसीजी या फिर इम्पल्सिस ऐसे नोड से निकलता है, तो उसे हम कहते हैं साइनस। और ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, तो डिक्रीज इन द हार्ट रेट। क्या होता है, डिक्रीज इन दी हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। अभी कितना डिक्रीज, तो डिक्रीज यानी कि लेस देन 60 पर मिनट। अगर लेस देन 60 पर मिनट से हार्ट बीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे साइनस ब्रैडीकार्डिया। जैसे कि मैंने बताया कि साइनस टैकीकार्डिया अगर ईसीजी में हमें देखना है तो हमें ये देखते हैं कि आरआर इंटरवल का, अगर दो कंसेक्यूटिव आरआर इंटरवल्स का अगर गैप कम रहेगा बीच में, तो नॉर्मली पेशेंट टैकीकार्डिया में रहता है। लेकिन अगर जो दो कंसेक्यूटिव आरआर इंटरवल है उसके बीच का गैप जैसे जैसे ब्रॉड होते जाएगा, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि पेशेंट जो है वो ब्रैडीकार्डिया में जा रहा है, यानी कि उसका हार्ट रेट कम होते जा रहा है।
तो हार्ट रेट कम या फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया में कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले एथलीट्स में देखने को मिलेगा। जो लोग एथलीट्स है, जो रनिंग करते हैं, वो लोग में थोड़ा सा वो उनका ऐसा प्रैक्टिस होता है कि उनका जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन काफी कम होता है, तो उसके वजह से उनका हार्ट रेट भी डिक्रीज होता है। फिर जब हम एकदम नींद में सोए रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट कम रहता है। तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ रहेगा तो उसमें हार्ट रेट कम होता है। फिर आईसीटी इंट्राक्रेनियल टेंशन में भी हार्ट रेट कम होता है। यानी कि इंट्राक्रेनियल टेंशन यानी कि अपने को जो सेरिब्रल एडिमा हो गया या फिर ब्लीडिंग हो गया, तो उसके वजह से जो सेरिब्रम में इंट्रासेरिब्रल टेंशन बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ता है, तो उसके वजह से भी ब्रेडिकार्डिया होता है। फिर आता है हाइपोथर्मिया यानी कि डिक्रीज इन दी बॉडी टेम्परेचर। जब कभी हम कोई ऐसे जगह पे जाते हैं जैसे बर्फ वाला जगह है, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। फिर एक ड्रग होता है, काफी सारे ड्रग होते हैं, मैंने एक का नाम लिखा है प्रोपेनोलॉल। तो ये एक ड्रग है जिसकी वजह से भी हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रहना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट टैकीकार्डिया में, ब्रेडिकार्डिया में उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। तो आई होप साइनस के बारे में आपको काफी सारा पता चल गया होगा, साइनस रिदम, अरिथमियास, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अभी इसी टॉपिक पे हम आगे काफी सारा चीज डिस्कस करेंगे, काफी सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैकी अरिथमियास क्या होता है। तो टैकी यानी क्या होता है? टैकी मतलब इंक्रीज इन दी हार्ट रेट। टैकी मतलब इंक्रीज इन दी हार्ट रेट। और अरिथमियास का मतलब क्या होता है? तो अरिथमियास का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल पे नहीं आना। जो वेव्स है वो फिक्स इंटरवल में नहीं आते, तो उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमियास। या फिर हम लोग क्या कहते हैं? इररेगुलर वेव्स। इररेगुलर अगर वेव्स आता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? अरिथमियास। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज है और जो इररेगुलरिटी ईसीजी में फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टैकी अरिथमियास। अभी टैकी अरिथमिया एक डिसऑर्डर है बॉडी के लिए, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट फास्ट बीट करना, ऊपर से इरेगुलरली बीट करना, मतलब ब्लड सप्लाई भी ठीक से ना बॉडी को मिल पाना, ये दोनों अगर चीज एक साथ आ जाए तो बॉडी को काफी सारा नुकसान होता है। तो इसमें कैसे कैसे होता है, मतलब ये टैकी अरिथमियास कैसे होते हैं? तो सबसे पहला होता है, एक तो सुप्रावेंट्रिक्यूलर होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सुप्रावेंट्रिक्यूलर, एक होता है वेंट्रिक्यूलर। तो सुप्रावेंट्रिक्यूलर और वेंट्रिक्यूलर में फर्क क्या होता है? तो सुप्रावेंट्रिक्यूलर, जैसे कि नाम से पता चलता है कि सुप्रा मतलब ऊपर और वेंट्रिक्यूलर मतलब वेंट्रिकल्स। तो जो भी इम्पल्स जो वेंट्रिकल्स के ऊपर से आता है, यानी कि वेंट्रिकल्स के ऊपर क्या होता है? तो एट्रिया होता है। तो एट्रिया से जो भी इम्पल्सिस आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रा वेंट्रिक्यूलर। तो या फिर एट्रिया या फिर उसके ऊपर से कोई इम्पल्सिस आते हैं तो उसे हम कहेंगे सुप्रा वेंट्रिक्यूलर। तो जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो अगर इम्पल्सिस जो टैकी अरिथमियास हुआ है वो नॉर्मली अगर इम्पल्सिस ऐसे नोड से आ रहे हैं, या फिर एट्रिया के कोई भी मसल से आते हुए, या फिर एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड से आते हुए अगर टैकी अरिथमियास को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुप्रावेंट्रिक्यूलर, यानी कि वेंट्रिकल के ऊपर से। और दूसरा क्या है? तो वेंट्रिक्यूलर, यानी कि वेंट्रिकल के जो मसल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल के मसल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है, तो उसमें हर एक जो मसल है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, इम्पल्स जनरेट करने की उनमें ताकत होती है। तो अगर वेंट्रिकल्स में इम्पल्स क्रिएट किया जाता है, वेंट्रिकल्स में किधर से भी इम्पल्स को क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से टैकी अरिथमियास दिखता है ईसीजी में, तो उससे हम वेंट्रिक्यूलर भी कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियास। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है। तो सबसे पहला सुपरा वेंट्रिकुलर में कौन से डिजीज आते हैं? तो सबसे पहला है एएफ। एएफ का मतलब होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उस ईसीजी में क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, वो कौन कौन से डिजीज में हमें देखने को मिलेगा।
दूसरा क्या है, AFL। AFL का मतलब होता है एट्रियल फ्लटर्स। फिर तीसरा है SVPB, सुपरा वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर बीट्स। तो SVPB का मतलब होता है सुपरा वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर बीट्स। चौथा क्या होता है, PSVT, पैरा ऑक्साइजमल सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज में हम लोग ये 4 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे का वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते एट्रियल फिब्रिलेशन से, जो कि सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज में आता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन नाम से ही पता चलता है, एट्रिया बोले तो एट्रियम, एट्रिया का मतलब क्या होता है, एट्रियम। फिब्रिलेशन यानी कि फिब्रिलेटरी वेव्स। फिब्रिलेटरी वेव्स मतलब कैसा, अगर एक बार हार्ट जो होता है वो पंप होता है एट्रिया, तो एक सिंक्रोनाइज वे में पंप होता है, यहाँ से पंप हुआ एट्रिया, थोड़े टाइम के बाद वेंट्रिकल्स पंप होते हैं। लेकिन फिब्रिलेटरी वेव्स कैसा कि हार्ट हल्का सा पंप होता है, पूरी तरह से पंप नहीं होता, थोड़ा 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 ऐसा एक वेव्स के जैसा हल्का सा सिर्फ पंप होता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम फिब्रिलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिब्रिलेशन कहते हैं, जो कि फिब्रिलेटरी वेव्स का मतलब काफी सारा वेव्स निकलता है उसमें से, तो उसे फिब्रिलेटरी वेव्स या फिर एफ वेव भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है वो इम्पल्स क्रिएट करता है। तो इम्पल्स कितना क्रिएट करता है, तो अराउंड 350 से लेके 600 बीट्स पर मिनट। कितना करता है, 350 से लेके 600 बीट्स पर मिनट। तो इतना अभी पर मिनट में 350 से लेके 600 बीट, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना फास्ट वो पंप करता है। तो वो पंप नहीं होता, वो सिर्फ हल्का सा प्रेशर होता है, फिब्रिलेशन जैसा हल्का सा सिर्फ प्रेशर होता है। तो इतना बीट्स पर मिनट से ऐसे नोड इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। अभी वो इम्पल्स है वो आता है यहाँ से सब जगह से आता है, कहाँ पे आता है, एवी नोड पे। तो एवी नोड पे जो इम्पल्स है वो कैसा होता है, तो वो यहाँ से 350 आता है बीट्स, लेकिन यहाँ से अराउंड 140 से लेके अराउंड 200 के करीब तक या फिर 180 तक आप सोच सकते हो, इतना ही बीट्स आगे की ओर जाता है। 140 से लेके 180 पर मिनट के हिसाब से बीट्स आगे को जाता है। समझो एक बीट यहाँ से, जो एक बीट है ऐसे नोड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करता है, या फिर ऐसे नोड से लेके एवी नोड पे ट्रांसफर करता है। तो एवी नोड पे आने के बाद ये पहला बीट एवी नोड पे आया है, एवी नोड पे आने के बाद ये एवी नोड यहाँ से इम्पल्सिस को आगे की ओर स्प्रेड करती है। स्प्रेड करने के बाद जब तक ये पूरा वेव स्प्रेड नहीं हो जाता तब तक दूसरा वेव यहाँ से वो रिसीव नहीं करती। जो एवी नोड है वो एक वेव को जब तक पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाए तब तक वो दूसरा वेव को वहां से ग्रास्प नहीं करती। तो इस जो पीरियड है जहां से जो वेव फर्स्ट वेव जहां से स्टार्ट होता है एवी नोड से और जब पूरा स्प्रेड हो जाता है हार्ट पे, तो ये जो टाइम होता है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये पीरियड के बीच में दूसरा इम्पल्स को एवी नोड ग्रास्प नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ से तो 350 से लेके 600 बीट्स या फिर इम्पल्सिस आते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड होने के वजह से वो सारे के सारे ग्रास्प नहीं किया जाता एवी नोड से। उसमें से सिर्फ अराउंड 140 से लेके 180 पर मिनट, 140 से लेके 180 बीट्स पर मिनट ही ग्रास्प किया जाता है और वो आगे की ओर ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, या फिर ये आप समझ सकते हैं कि ये उसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, तो फिब्रिलेटरी वेव्स होते हैं, जैसे कि काफी सारा वेव्स निकलते हैं ऐसे नोड से। उसका जो इम्पल्स होता है वो कितना होता है, तो 350 से लेके 600 बीट्स पर मिनट होता है ऐसे नोड पे, और एवी नोड से सिर्फ 140 से 180 बीट्स पर मिनट जाता है। इसमें क्या होता है, ईसीजी में अगर देखेंगे तो जैसे कि फिब्रिलेटरी वेव्स होंगे तो जो वेव्स होते हैं पी वेव वो कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं।
जैसे पानी के ऊपर कोई वेव्स जाता है तो कैसे देखने को मिलेंगे, तो वैसा वेव्स दिखने को मिलते हैं। तो ये काफी सारा पी वेव्स रहता है जो फटाफट आता है, लेकिन इसमें से कोई कोई ही वेव नीचे की ओर जाता है, जिसकी वजह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो यहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, फिर फिब्रिलेटरी वेव्स आते हैं, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। लेकिन इसका जो वेंट्रिकल का रेट होता है, कौन सा वेंट्रिकल का रेट होता है, वेंट्रिकल का रेट यानी कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कभी भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता, कभी भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं आता। तो ये क्या होता है, इरेगुलर वेंट्रिकुलर रेट होता है। तो ये जो दो कंजिकेटिव आर आर इंटरवल के बीच का जो गैप होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो ऊपर नीचे होने लगता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिदम कहते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर वेंट्रिकुलर रेट देखने को मिलता है। और दूसरा जो वेव्स होता है वो फिब्रिलेटरी वेव्स होता है, यानी कि इसमें काफी सारा पी वेव का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, ये किस किस चीज में देखने को मिलता है, तो नॉर्मली हार्ट डिजीज में ये देखने को मिलते हैं। तो हार्ट डिजीज में इस्चेमिया, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया हो हार्ट के किसी ऑर्गन, हार्ट के किसी पार्ट में, तो देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में देखने मिलता है, या फिर रूमेटिक जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है उसमें देखने को मिलते हैं। कुछ सारे ड्रग्स है जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन होने में मदद होता है, जिससे वो है डिजिटैलिस, यानी कि साइड इफेक्ट्स रहते हैं डिजिटैलिस के या फिर एड्रेनालिन के। इसका ज़्यादा यूज किया जाए तो भी एएफ देखने को मिलता है ईसीजी में। तो हमने एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में काफ़ी कुछ देखा। अभी हम दूसरा देखेंगे एएफएल के बारे में। एएफएल का मतलब होता है एट्रियल फ्लटर्स। अभी काफ़ी सारे लोगों को ये दोनों चीज़ में काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है और एट्रियल फ्लटर्स क्या होता है। तो एट्रियल फ्लटर्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, रैपिड रेगुलर एट्रियल रेट ऑफ 250 to 300 पर मिनट। इसमें होता है कि पी वेव जो होता है, एट्रियल रेट यानी कि पी वेव जो फॉर्मेशन होता है वो रैपिड होता है, काफी फटाफट होता है, रेगुलर रहता है, रेगुलरली आता है, इरेगुलरिटी नहीं होता। और उसका जो रेट होता है वो अराउंड 250 से लेके 300 पर मिनट होता है। दूसरा चीज कि इसमें वेंट्रिकल रिस्पॉन्ड टू एवरी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बीट, ये बीट्स रेगुलरली आते हैं। तो इसमें वेंट्रिकल्स में हर दूसरा तीसरा या चौथा बीट ही जाता है, हर दूसरा तीसरा या चौथा ही बीट जाता है। तो एट्रियल फ्लटर्स में क्या होता है, तो रेगुलर रेट होता है। जैसे कि यहाँ से अगर इम्पल्सिस देखेंगे ऐसे नोट से, यहाँ से अगर इम्पल्सिस आता है अराउंड 250 से लेके 300 बीट्स पर मिनट, तो उसमें से हर एक इंटरवल पे वो कॉन्स्टेंटली दो पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो दो या ऐसा दो पी वेव्स आते हैं, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर दो पी वेव आते हैं, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये कांस्टेंट रहता है कि दो पी वेव या फिर तीन पी वेव या चार पी वेव के बाद ही वो रिपीट होता है, कौन सा, वेंट्रिकल्स का बीट। तो इस तरह से होता है। ईसीजी में क्या देखने को मिलता है, तो सॉ टूथ रहता है। जो पी वेव फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सॉ टूथ होता है ना, ऐसा नोकीला दांत के जैसा रहता है, वो कुछ इस तरह से होता है। तो सॉ टूथ के जैसा उसका शेप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ये दो पी वेव है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर से ये फर्स्ट पी वेव, सेकेंड पी वेव, फिर से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो कुछ इस तरह सॉ टूथ वेव के जैसा दिखता है। दूसरा एट्रियल रेट जो होता है इसके अंदर वो कितना होता है, तो 250 से लेके 300 पर मिनट। जो दो एट्रियल का रेट होता है, ये जो दो एट्रिया है उसका रेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, तो वो होता है 250 से लेके 300 पर मिनट। लेकिन अगर वेंट्रिकल का रेट हम देखेंगे तो वेंट्रिकल का रेट कम होता है, वेंट्रिकल का रेट कम होता है क्योंकि ये कुछ कुछ इंटरवल पे आता है रेगुलरली। तो वेंट्रिकुलर रेट क्या होता है, आधा या फिर 1/4 होता है। जिस हिसाब से वेंट्रिकल से बीट्स आते हैं उस तरह से वेंट्रिकुलर रेट भी कम होता है, हाफ, 1/4, 1/8 ऐसा होता है। फिर इसमें क्या होता है, रेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम होते हैं अनलेस एसोसिएटेड बाय एवी नोड। जब तक एवी नोड का प्रॉब्लम नहीं होता या फिर एवी नोड का ब्लॉक नहीं होता तब तक जो रिदम होते हैं वो रेगुलरली होते हैं, यानी कि
दो पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या फिर 3 वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर उसके साथ साथ एट्रियल फ्लटर्स के साथ साथ अगर ए भी ब्लॉक होगा, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है उसमें किसी कारण ब्लॉक होता है, तो उस वजह से कभी कभार इरेग्युलरिटी आ सकती है एट्रियल फ्लटर्स में। और लास्ट क्या है कि नॉर्मल क्यू आर एस रेशियो कितना होता है, तो 2:1 से लेके 8:1। 2:1 यानी कि 2 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उतने से लेके ऐसा भी ईसीजी होता है एट्रियल फ्लटर में जिसमें 8 पी वेव आते हैं और 8 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। तो नॉर्मल क्यू आर एस रेशियो कैसा होता है, तो 2:1 से लेके 8:1 तक भी होता है। तो नॉर्मली एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर्स में क्या फर्क होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में फिब्रिलेटरी वेव्स आते हैं, जो एट्रियल फ्लटर्स होते हैं इसमें सॉ टूथ शेप आता है जो वेव्स रहते हैं। दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन इरेग्युलर रहता है। एट्रियल फ्लटर्स रेगुलर होता है, उसमें अगर ए बी ब्लॉक हो तो ही इरेग्युलरिटी आ सकती है। और सबसे इजी पॉइंट है एट्रियल फ्लटर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वो है सॉ टूथ शेप। सॉ टूथ अगर आता है ईसीजी में पी वेव तो फिर वो एट्रियल फ्लटर्स ही होता है। तो इस तरह से हमने 2 एट्रियल फ्लटर्स और एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में पढ़ा। आगे हम एसवीपीबी और पीएसवीटी के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।